So in this lecture we will be going to talk about position vector, displacement vector and Lami's theorem. And getting starting with position vector. तो position vector ऐसा वेक्टर होता है जो किसी पार्टिकल का पोजीशन को कोई भी स्पेस में रिप्रेजेंट करता है कोई भी आर्बिटरी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर, सपोज ये कार्टेशियन सिस्टम है, ये x है, ये y है, तो अगर एक पार्टिकल p है, पार्टिकल p इस पॉइंट में है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन से इतना तक का डिस्टेंस को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ये क्या होगा? एक्स आई कैप होगा और ये क्या होगा? वाई जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो पोजीशन वेक्टर ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो आर इजिकल टू क्या होगा? पहले एक्स डिस्टेंस होगा, उसके बाद एक्स आई कैप और वाई जे कैप होगा। और अगर यहाँ पे थीटा दिया है और ये थीटा दिया है, तो एक्स का जो कंपोनेंट कितना होगा? एक्स का कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, और वाई का कंपोनेंट कितना होगा? आर साइन थीटा। तो एक्स को हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई को लिख सकते हैं वाई साइन थीटा जे कैप। आर वेक्टर इज इक्वल टू, तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपके पास अगर दो रेफरेंस फ्रेम है, ये हो गया S1 फ्रेम और ये हो गया S2 फ्रेम, और सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है P, तो S के रेस्पेक्ट में R1 है उसका पोजीशन वेक्टर, फिर S2 के रेस्पेक्ट में R2 है उसका पोजीशन वेक्टर, एंड S1 एंड S2 का जो पैरामीटर है वो इक्वल नहीं है। तो S1 नॉट इक्वल टू S2 दिया है, तो R1 जो है R1 भी नॉट इक्वल टू R2 होगा, क्योंकि हमने जो पढ़ा था डेफिनेशन में कि पोजीशन वेक्टर जो है वो वैसा वेक्टर है जो किसी पार्टिकल का पोजीशन को डिफाइन करता है विथ रेस्पेक्ट टू एन आर्बिटरी रेफरेंस ऑफ फ्रेम। मतलब रेफरेंस ऑफ फ्रेम अगर चेंज होगा तो पोजीशन वेक्टर का वैल्यू भी चेंज होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब होता है कोई भी अगर एक पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ एक पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है उसका जो वेक्टर है उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब आपके पास एक सिस्टम है कार्टेशियन सिस्टम, तो इनिशियल पे एक पॉइंट यहाँ पे था P पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और फाइनल पे एक पॉइंट है Q, ये ऐसे गया, तो Q का वैल्यू है x2 y2। तो P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? P का पोजीशन वेक्टर होगा R1 लेट्स सपोज, देन Q का पोजीशन वेक्टर कितना होगा R2। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल लॉ से R1 प्लस, और अगर इसको हम कहेंगे कि डेल R प्लस डेल R फर्स्ट साइड और ये साइड क्या होगा? इक्वल टू R2 होगा। तो डेल R क्या होगा? डेल R होगा R2 माइनस R1 होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये वाला वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो सिंस R2 वेक्टर को हम लिखते हैं कैसे? इस R2 वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 और y2, तो ये गया x2 i कैप प्लस y2 j कैप। और R1 वेक्टर का को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सिंस ये x1 और y1 है, तो इसको हम लिखेंगे x1 i कैप x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो डेल R क्या होगा? पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R2 माइनस R1। तो R2 का वैल्यू क्या है? ये है x2 i कैप प्लस y2 j कैप, माइनस क्या होगा? माइनस ये वाला पार्ट होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो x2 माइनस x1 होगा, यहाँ पे x2 माइनस x1 i कैप प्लस क्या होगा? y2 माइनस y1 j कैप। ये हो गया हमारा डेल R। और अगर डेल R का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? डेल R इक्वल टू
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, फिर से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे लामिस थ्योरम के बारे में। तो लामिस थ्योरम में बताया गया कि अगर आपके पास 3 वेक्टर है और वो 3 वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो 0 है, तो रेशियो बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड द साइन एंगल ऑफ एनी अदर 2 वेक्टर इज कांस्टेंट। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर 0 है, तो ए वेक्टर का वो छोड़ के जो 2 एंगल है, ये हो गया अल्फा, फिर ये ए और सी, तो ए और सी के बीच में हम बीटा, देन बी और ए के बीच गामा, तो क्या होगा ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू बी बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन गामा होगा। मतलब अगर आपके पास 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है, तो जो वेक्टर है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और बी वेक्टर सी वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाय जो साइन एंगल है वो वेक्टर आपने पकड़ा वो उसको छोड़ के, मतलब आपके पास आपने जब पकड़ा तो क्या रहेगा बी और सी, क्या रहेगा बी और सी, तो बी और सी, तो बी और सी के अंदर जो एंगल है वो दो का रेशियो कांस्टेंट। आपके पास एक क्वेश्चन है, गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 है, आउट ऑफ 3 वेक्टर 2 वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है, एंड थर्ड वेक्टर इज रूट 2 टाइम्स द आइदर, मतलब सी वेक्टर जो है वो रूट 2 टाइम्स ए वेक्टर है और रूट 2 टाइम्स बी वेक्टर कोई सा भी हो सकता है। तो हमें क्या बताया गया कि फाइंड द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स, तो एंगल मतलब 3 वेक्टर के अंदर एंगल कितना होगा, तो इसको हम ऐसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर और ये हो गया सी वेक्टर, तो ए और बी के अंदर क्या एंगल होगा, वो होगा गामा, और बी और सी में क्या बचेगा, वो होगा अल्फा, और सी और ए में एंगल क्या होगा, एंगल होगा बीटा। अब कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे कि अल्फा, ए का मतलब क्या होता है अल्फा और बी का मतलब बीटा, तो अल्फा और बीटा के अंदर क्या बच गया, गामा बच गया, तो गामा सेम, बीटा और गामा के अंदर क्या बच गया अल्फा, फिर गामा और अल्फा के अंदर क्या बच गया बीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे, सो एक्सटेंड करने से ये एंगल क्या होगा 180 माइनस अल्फा, ये एंगल क्या होगा 180 माइनस बीटा, और ये एंगल क्या होगा 180 माइनस गामा। देन लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 होगा। कैसे लिख सकते हैं कि, तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 होगा, कैसे, क्योंकि ये ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है, सिंस इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो अल्फा को अगर इस अल्फा ही रखे और बीटा को भी अल्फा, सिंस अल्फा एंड बीटा आर इक्वल, देन गामा क्या होगा सी, गामा होगा रूट 2 टाइम्स ऑफ ए और रूट 2 टाइम्स ऑफ बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट गामा को गामा ही रहने देते, तो 180, तो गामा क्या होगा, गामा होगा 180 माइनस 2 अल्फा, तो गामा निकल गया। तो हमारे पास लामिस थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू बी बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन गामा। तो ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू ए लिखते हैं, उसके बाद साइन अल्फा को भी साइन अल्फा ही लिखते हैं, तो ये हमने नेग्लेक्ट किया, रूट 2 टाइम्स ऑफ ए और रूट 2 टाइम्स ऑफ बी, तो सिंस हमने यहाँ पे ए लिखा तो इसको भी ए के टर्म्स में लिखते, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ ए, और यहाँ पे क्या हो गया साइन गामा हो गया, सॉरी साइन गामा होगा, साइन गामा, तो गामा का वैल्यू कितना है 180 माइनस 2 अल्फा, तो ये होगा साइन 180 माइनस 2 अल्फा, तो इसको हम लिख सकते ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई साइन अल्फा क्या होगा रूट 2 डिवाइड बाई साइन 180 माइनस 2 अल्फा का मतलब होता है साइन 2 अल्फा। देन
इसको हम लिखते हैं 1/sin अल्फा इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ, ये हो गया sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का वैल्यू मतलब करते क्या हो, कैसे लिख सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा। तो हम इसको लिखेंगे 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो ये sin अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा 2 cos अल्फा इक्वल टू √2। तो cos अल्फा क्या होगा, cos अल्फा होगा 1/√2। तो अल्फा क्या होगा 45 डिग्री। तो हमारा अल्फा होगा 45 डिग्री। और हमें दिया था कि ए और बी सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा और बीटा भी सेम होगा, हमें दिया है यहाँ पे। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो गामा कैसे निकालेंगे, तो फिर से गामा के लिए इक्वेशन निकाले थे हम, गामा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ए बॉब ऑफ वेट 3 न्यूटन इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे 3 न्यूटन दिया है, 3 न्यूटन इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 2 स्ट्रिंग 1 and 2। ये 1 है और ये 2 है। फाइंड द टेंशन ऑन द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन फोर्स हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें गिवन है ऐसे ऐसे और ऐसे है। तो यहाँ पे एक मास है F, यहाँ पे एक मास है जिसमें 3 न्यूटन वेट लग रहा है। तो वेट इज इक्वल टू 3 न्यूटन। और ये हो गया स्ट्रिंग नंबर 1। तो इसको इसमें जो फोर्स लगेगा वो होगा F1। ये स्ट्रिंग 2 है तो इसमें लगेगा F2। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो होगा 3 न्यूटन वेट के समान, तो ये होगा F3। और यहाँ पे दिया है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। तो हम लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो लामिस थ्योरम अप्लाई करने से पहले हमें निकालना होगा ये तीनों एंगल कितना होगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो अगर इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या होगा 180 माइनस 30, तो हो गया 150। तो अगर ये 150 है ये भी तो 150 होगा, तो ये हो गया 150। तो ये अगर 150 है और ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो प्लेन है, ये प्लेन है और ये नीचे वेट लग रहा है। तो प्लेन, ये प्लेन और वेट के अंदर हमेशा एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये 90, तो 150 और 90 तो हो गया 240। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 120। तो हम अब लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लामिस थ्योरम से बोल सकते हैं कि F1, तो F1 क्या होगा, ये वाला F1 डिवाइडेड बाय इसका जो, इसको छोड़ के जो दो वेक्टर है वो दो वेक्टर के अंदर एंगल। तो F1 को छोड़कर क्या है F2 और F3। तो F2 और F3 के अंदर क्या एंगल है 90 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे sin 90 डिग्री इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय ये F2 है। तो F2 को छोड़ के कौन है, वो है F1 और F3। तो F1 और F3 के अंदर एंगल है sin 150। फिर F3, तो F3 को छोड़ के क्या रह गया F2 और F1। तो F2 और F1 के अंदर एंगल क्या है 120 डिग्री है। तो इसको हम लिखेंगे sin 120 डिग्री। तो F1 को F1 ही रहेगा। sin 90 का मतलब क्या होता है 1 इक्वल टू F2। sin 150 का मतलब क्या होता है 1/2 इक्वल टू F3 का वैल्यू दिया है, F3 का वैल्यू हमें 3 दिया है। तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई sin 120। तो sin 120 का वैल्यू कितना होता है 3/2। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि F1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 3/√3/2। तो F1 क्या होगा 3 इंटू 2/√3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, रहेगा √3। तो F1 क्या होगा, F1 होगा 2√3 न्यूटन। फिर F2 कैसे निकालेंगे, तो F2 के लिए F2 बाई 1/2 इक्वल टू क्या होगा 3/√3/2। तो इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 इक्वल टू √3/2 F2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा √3 F2 इक्वल टू 3। तो F2 क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा √3। तो √3 न्यूटन। तो F2 का वैल्यू कितना हो गया, F2 का वैल्यू हो गया √3 न्यूटन। हमें यही क्वेश्चन में पूछा था कि F1 F2 कितना होगा।